So today we are going to continue with our discussion. कल हमने टेलर और फ्यूल के ऊपर जो क्वेश्चंस आ सकते हैं उनके बारे में बात किया था. आज हम ओवरऑल क्लासिकल थ्योरी के बारे में बात करेंगे. तो जब भी कभी क्लासिकल थ्योरी की सिग्निफिकेंस या रेलेवेंस को लेके, प्रेजेंट डे रेलेवेंस को लेके क्वेश्चन आए तो उसको कैसे डील करना होता है, तो उसके लिए कुछ क्लियरली लेड डाउन पॉइंट्स हैं. लेट्स सी व्हाट आर दोस पॉइंट्स. फर्स्ट इज classical theory developed the administration into a science as called for by Woodrow Wilson. इससे पहले एडमिनिस्ट्रेशन को जस्ट एज एन आर्ट या एक सब डिसिप्लिन ऑफ पॉलिटिकल साइंस देखा जाता था. अभी इसको एक सेपरेट साइंस के तौर पे डेवलप करने की कोशिश की गई. एक फर्म बेडरॉक या फुटिंग पे एक डिसिप्लिन को लॉन्च करने की कोशिश की गई. देन इंटेलेक्चुअल इन्वेस्टिगेशन ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन वाज फेवर्ड. आमतौर पे जितना भी रिसर्च या कुछ भी एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में हो रहा था, दैट वाज बेसिकली ऑन द बेसिस ऑफ इंट्यूशन, जजमेंट और एक्सपीरियंस. उसके अलावा कुछ खास नहीं था पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में ऑफर करने के लिए. तो इन सब से ऊपर उठ के एक इंटेलेक्चुअल इन्वेस्टिगेशन, कहने का मतलब कुछ रैशनलाइजेशन की बात शुरू हुई. ठीक है. देन it promoted management techniques like reporting, accounting, budgeting, hitherto absent in the public administration. तो मैनेजमेंट डिसिप्लिन से कुछ चीजें बोरो की गई ताकि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की जो एफिशिएंसी है, जो वर्कआउट है, वो बेटर हो सके. देन it evolved useful terminology which enriched the corpus of knowledge for further research. जैसे कि बहुत सारे ऐसे वोकैबुलरी डेवलप किए गए, जैसे पोस्ट पॉप अपने आप में एक वोकैबुलरी है. प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, कोऑर्डिनेटिंग, रिपोर्टिंग, बजटिंग, इन सब से जो कॉर्पस ऑफ नॉलेज है विद पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एज अ डिसिप्लिन, वो बढ़ा. ठीक है. इट स्टिमुलेटेड फर्दर रिसर्च ऑन स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट थॉट. It was most influential during 1930s to 50s in USA. It influenced many administrative reform committees and commissions such as Brownlow Committee 1937, First and Second Hoover Commission. Even in India, Paul Appleby was invited in India by Jawaharlal Nehru, और इन्होंने recommendations दी कि इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन को या इंडियन सिविल सर्विसेज को कैसे बेटर ऑफ किया जाए, इसमें क्या स्ट्रक्चरल सुधार करने की जरूरत है. तो ये सब बेसिकली क्लासिकल मैनेजमेंट थ्योरिस्ट के बेसिस पे आ पाया, उन्हीं की देन थी. So both towards the discipline of public administration as well as to the profession of public administration, classical theory की बहुत relevance है. नहीं होता तो फिर इसके बारे में शायद इतना चिंतन भी ना किया जाता. इसको एज अ सेपरेट एक्टिविटी, सेपरेट एरिया ऑफ स्टडी ना देखा जाता. ठीक है. अब लेकिन इसकी एक क्रिटिकल इवैल्यूएशन भी है. तो क्लासिकल थ्योरी को कुछ लोग अनसाइंटिफिक बोलते हैं. इट्स एन अनसाइंटिफिक थ्योरी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. क्यों? Because the theory was not tested under scientific conditions and the empirical base of the theory is inadequate. एक या दो या चार एक्सपेरिमेंट करके उन्होंने सारी स्टडी कर ली. To support its element, ये क्रिटिसिज्म किसने किया? हर्बर्ट साइमन या ड्वाइट वॉल्डो ने. इन दोनों ने ये बात कही. Then second criticism against the classical theories जितनी भी है, चाहे टेलर है चाहे फ्योल है, so that is it neglected the human dimension. That is, it left out the sociological and psychological aspects of management and focused only on the physiological aspect, matlab the physical work that a person can perform. Warren Bennis remarked that the focus of classical theory is on an organization without people. matlab logon ko to us subject mein ya context mein rakha hi nahi gaya. Mark and Simon have described it as a machine model, इसीलिए इनको कभी-कभी mechanistic भी बोलते हैं. ठीक है. Then sometimes the third criticism is that they are called as atomistic. Why? Because it views human beings in isolations from the fellow men working in the organization. कहने का मतलब ग्रुप डायनामिक्स को अप्रिशिएट नहीं करता कि एज अ ग्रुप कुछ अचीवेबल है या नहीं. एल्टन मेयो के लेवल पे जाके ह्यूमन रिलेशन थ्योरी आती है, तब जाके इनफॉर्मल ग्रुप रिकॉग्नाइज होता है. क्लासिकल थ्योरिस्ट इसको बेसिकली ग्रुप डायनामिक्स को कुछ नहीं मानते. वो मानते हैं कि सब कुछ जो है वो गिवन
स्ट्रक्चर्स फंक्शंस के हिसाब से इंडिविजुअली एक बंदे को एक जगह प्लेस कर दो, बस वही अपना काम करता रहे। देन ये वॉलंटरिस्टिक है, कहने का मतलब इट बिलीव्स दैट ह्यूमन बीइंग्स आर इम्यून टू सोशल और ग्रुप कंट्रोल। एल्टन मेयो ने अपने एक्सपेरिमेंट्स के लेवल पे ये प्रूव किया था कि वॉलंटियरली कोई बंदा चाहे भी तो शायद उतना काम नहीं कर पाता, क्योंकि ग्रुप के डायनामिक्स उसके काम को कहीं ना कहीं दखलंदाजी देते रहेंगे। ये बात सही है? वो Yes. जैसे फॉर एग्जांपल अगर ग्रुप के सीक्रेट्स बॉस को या फोरमैन को बता दे तो ही इज कॉल्ड अ स्क्वीलर। अगर ग्रुप की पेस से या उनकी डिटरमिन्ड वर्कआउट लेवल से, एफिशिएंसी से वो कम परफॉर्म करे तो उसको बोलते हैं चिजलर। इस तरह की नेम कॉलिंग के बेसिस पे वो ग्रुप एक इंडिविजुअल की परफॉर्मेंस को इफेक्ट कर रहा है। दैट्स व्हाई ग्रुप डज अफेक्ट द परफॉर्मेंस ऑफ अ पर्सन। बट क्लासिकल थ्योरिस्ट इस चीज को नहीं मानते। वो बोलते हैं कि अगर किसी को साइंटिफिकली सिलेक्ट कर लिया, एक पोजीशन पे डाल दिया, तो फिर वो अपना काम करता रहेगा। तो वो बेसिकली ह्यूमन बीइंग को इम्यून मानते हैं सोशल या ग्रुप कंट्रोल से। दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड वॉलंटरिस्टिक। So this is another critical aspect of the classical theorists, or other criticism against them. Fifth criticism is that they are considered mechanistic. That is, they underestimate the human factor in the organization, treat man as an inert instrument or mere a cog in the organizational machine. So human feelings, human aspirations, physiological, psychological dispositions, इनके बारे में कुछ खास सोचते नहीं। Then sixth, proverbs, myths. mere cog मतलब नट बोल्ट नहीं होता है। mere मतलब छोटा सा, cog मतलब नट बोल्ट। ओके, so then proverbs, myths, slogans and pompous inanities. Basically हर्बर्ट साइमन जो प्रिंसिपल्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है जैसे कि फ्योल ने दिए, तो उनके लिए ये वाले वर्ड यूज कर रहा है जस्ट टू क्रिटिसाइज देम कि दे आर मियर प्रोवर्ब्स, मिथ्स, स्लोगन्स और पॉम्पस इनैनिटीज। आगे जाके जब आप हर्बर्ट साइमन पढ़ेंगे तो उसके अंदर ये मैंने बहुत अच्छे से उसमें एक्सप्लेन किया हुआ। देन दे हैव ओवर सिंप्लीफाइड ह्यूमन मोटिवेशन। जब आप चेस्टर बर्नर्ड पढ़ेंगे तो उसके अंदर आप 8 डायमेंशनल ह्यूमन मोटिवेशन पढ़ेंगे। ठीक है, कंट्रीब्यूशन एंड व्हाट काइंड ऑफ things that people will provide to the organization, satisfaction, equilibrium, वो पढ़ेंगे। तो उसमें आप पढ़ेंगे कि there are 4 kind of particular inducements that can be given to an individual and 4 kind of inducements that are available to a group. तो ये सिर्फ लेकिन इकोनॉमिक इंड्यूसमेंट की ही बात करता है, पैसों के मामले में ही ह्यूमन मोटिवेशन को तोलता है, बाकी किसी भी चीज को ह्यूमन मोटिवेशन से क्लासिकल थ्योरी कोरिलेट नहीं कर पाता। Then 8th is normative theory. That means it is more concerned with what should be rather than what is. Norms का मतलब यही होता है कि फ्यूचर प्रेडिक्ट करने में ज्यादा इंटरेस्टेड है। Unlike the behavioral approach, it did not study the actual behavior in the organization. ठीक है, तो याद रखने का तरीका static, unscientific, normative, atomistic, mechanistic, voluntaristic. ठीक है, सो स्टैटिक मॉडल क्लासिकल थ्योरिस्ट को ये भी बोला जाता है। क्यों? बिकॉज इट ट्रीट्स द ऑर्गेनाइजेशन एज अ क्लोज्ड सिस्टम अनअफेक्टेड बाय द एनवायरनमेंट। जब आप सिस्टम्स अप्रोच पढ़ोगे तो वो ये वाली बात कहती है कि हर ऑर्गेनाइजेशन देखो अपने एनवायरनमेंट से, बाकी ऑर्गेनाइजेशन से, इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों एनवायरनमेंट से रैदर अफेक्ट होती है। लेकिन क्लासिकल थ्योरिस्ट में कहीं पे भी इन्वायरमेंटल का जो डायनामिज्म है वो डिस्कस नहीं है। It deals with only the formal aspect of the organization and leaves out the informal aspects such as social relations. Informal aspect के बारे में बात नहीं करती है। Then Pythagoras, he says there is a basic incongruence between the needs of a mature personality and the requirements of a classical organization. The application of such principles make the employee passive, dependent, subordinate and short-term oriented. ये basically punchlines हैं जो आप answers में use कर सकते हैं PubAd में. Then V. Subramaniam in his article The Classical Theory and its Critic or Criticism mentioned 2 limitations. Classical theory की उसके हिसाब से 2 limitations. He says they appear to be a common sense propositions
which do not appeal to intellectual curiosity of the scholars of administration. Thus, there is a lack of sophistication. सीधी पद्धरी सी बातें हैं जो बंदा अपनी ऑब्जर्वेशन से कहीं से भी देख के बोल देता है कि हाँ यार ये ऐसे कर लो बढ़िया हो जाएगा। बहुत बार ऐसे जो प्रिंसिपल्स हैं या जो थ्योरीज हैं उनको पढ़ के ये फीलिंग आती है कि सोफिस्टिकेशन नहीं है और जनरल प्रोपोजिशंस नहीं देती जो कॉमन सेंस किसी भी बंदे के पास हो सकती है। दूसरा, they are concerned only with the problems of management and not with the operational problems of organization and therefore display a pro management bias. कहने का मतलब उनका सारे का सारा विचार जो है थ्योरीज का, they are trying to get the maximum work done out of the worker at the least possible cost. So they are very much pro management rather than pro labor or pro nation or pro industry. ऐसा कुछ नहीं है, कॉम्प्लीमेंटारिटी भी कुछ नहीं है, प्रो एनवायरमेंट भी नहीं है, बस काम कराना उसके ऊपर फोकस है, काम कैसे किया जाए या काम कैसे करवाया जाए। ठीक है, तो ये जस्ट फॉर रिविजन सेक देयर आर साइंटिफिक मैनेजमेंट मूवमेंट के बेसिक प्रिंसिपल्स हैं, अलग अलग फोरमैन हैं, जस्ट फॉर क्विक रिमाइंडर। ओके, नेक्स्ट कम्स मैक्स वेबर। सो मैक्स वेबर भी क्लासिकल थ्योरिस्ट का पार्ट है, लेकिन इसको ज्यादातर जानते हैं हम ब्यूरोक्रेसी के लेवल पे हैं क्योंकि इसकी जो कंट्रीब्यूशन है वो यहाँ। ठीक है, मैक्स वेबर करना क्या चाहते थे? He wanted to study one particular social phenomena, that is domination, and he wanted to study how people rationalize domination in the society or authority in the society. इसके लिए इन्होंने आइडियल टाइप मॉडल चुना। तो आइडियल टाइप के अंदर कैरिज्मेटिक, ट्रेडिशनल और लीगल रैशनल, तीन आइडियल टाइप्स बनाए। उस लीगल रैशनल के लिए उन्होंने कहा कि इसका एक एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप भी होता है। लीगल रैशनल का जो एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप है वो है ब्यूरोक्रेसी, जिसकी उन्होंने 7 बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स बताई जो आपको मालूम है। बिहेवियरल कैरेक्टरिस्टिक्स अलग हैं, कहने का मतलब पर्सनल लेवल पे वो कैसे बिहेव करते हैं। ऑर्गेनाइजेशनल कैरेक्टरिस्टिक्स अलग है, ये उनकी ऑर्गेनाइजेशनल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। हियरार्की, स्फीयर ऑफ कॉम्पिटेंस, इम्पर्सनल लॉ, रिटन रिकॉर्ड्स, इम्पर्सनल डिटैचमेंट, career system and scientific and rational basis of recruitment and training. Behavior मतलब एक सिविल सर्वेंट या ब्यूरोक्रेट जो होगा वो कैसे बिहेव करेगा, तो उसके बिहेवियरल कैरेक्टरिस्टिक्स भी हैं। ओके, नाउ नेगेटिव एस्पेक्ट्स ऑफ ब्यूरोक्रेसी भी साथ में उसने दिए हैं। कई बार ऐसा है, कहा जाता है कि मैक्स वेबर ओवर्टली पॉजिटिव बातें ही कर रहा है ब्यूरोक्रेसी के बारे में, लेकिन ऐसा नहीं है। उसने 2-3 नेगेटिव एस्पेक्ट भी बताए हैं। पहला, it might become institutional instead of remaining instrumental. कहने का मतलब लोगों की सेवा करने की बजाय, पब्लिक सर्विस के बजाय, it can be focusing upon self service. Yeah? इसके लिए उन्होंने जो solution दिया that was representative democracy. But today there is another version that is called participative democracy, which is much suited in situation like India. दूसरी जो ट्रबल उन्होंने बताई ब्यूरोक्रेसी के अंदर, that is increasing alienation. मतलब क्योंकि ब्यूरोक्रेसी रिटन रिकॉर्ड्स, रूल्स, रेगुलेशंस के हिसाब से बात करता है, तो वो खुद का कैरेक्टर, बिहेवियर जो है वो धीरे धीरे पीछे छूटता जाता है और सिर्फ जॉब के हिसाब से ही चलता है। सो दे आर गेटिंग सेपरेटेड फ्रॉम वंस ओन सेल्फ, दैट इज एलियनेशन। दिस इज बेसिकली ड्यू टू द करियर सिस्टम एंड इम्पर्सनल अटैचमेंट एंड कोडिफाइड बिहेवियर्स एज पर लॉ। इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम का वेबर के पास कोई सोल्यूशन नहीं। एलियनेशन वो कहता है कि ब्यूरोक्रेसी के अंदर होगी ही, तो इसको लेके वेबर इज होपलेस। ही सेज देयर इज नो सॉल्यूशन फॉर मी। ठीक है, ओके। देन आर.के. रोड़ा की एक स्टेटमेंट है इस पर्टिकुलर चीज के ऊपर। आर.के. रोड़ा इज वन ऑफ द लीडिंग प्रोफेसर्स ऑन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, वाज। So he says Weber classified authority on the basis of its claim to legitimacy. Since this would depend largely on the type of obedience, the kind of administrative staff suitable to it, and the way of exercising the authority. तीन चीजों के बारे में वेबर सोचता है, किस तरह की ओबीडियंस है, कैसा एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ होगा और कैसे वो अथॉरिटी एक्सरसाइज की जाएगी। Weber's 3 pure types of legitimate authority are based on his 3 bases of legitimacy. They are traditional, charismatic and legal rational authority. ये तीन हमने पढ़े। अब एक comment है by C. Wright Mills. He says
वेबेरियन ब्यूरोक्रेसी सफर्स फ्रॉम द प्रोस्टिट्यूशन ऑफ पर्सनालिटी। जब हम ये एलिनेशन ऑफ पर्सनालिटी की बात करते हैं ना, उसी चीज को आगे सी राइट मिल्स भी इस तरह से बताता है। एंड सिंस द वर्ल्ड इज मूविंग टुवर्ड्स मोर एंड मोर रैशनलाइजेशन, there will be more and more bureaucratization and thus more and more alienation. So therefore इस चीज का कोई solution वेबर के पास नहीं। तीसरा, he says bureaucracy once established will be the hardest to destroy। ये तीसरी प्रॉब्लम है ब्यूरोक्रेसी के अंदर। क्यों? क्योंकि ब्यूरोक्रेसी एफिशिएंट है, एडवांटेजेस सिस्टम है एज कंपेयर टू द ट्रेडिशनल और द पैट्रियार्कल और द कैरिज्मेटिक। तो इसलिए उसकी रिप्लेसमेंट के लिए कोई अच्छा सिस्टम है नहीं हमारे पास। जो पैट्रिमोनियल या फ्यूडल सिस्टम्स थे, दे आर नो मैच फॉर इट, एंड पीपल देमसेल्व्स विल प्रोटेक्ट इट बिकॉज इट इज एफिशिएंट एंड एडवांटेजेस, एंड इट बीइंग अ पावर इंस्ट्रूमेंट इट कैन प्रोटेक्ट इटसेल्फ। इस वजह से भी इसको एक बार एस्टैब्लिश हो गया तो हटाना मुश्किल है। So that's the another aspect which Weber says. Then, what are the reasons for emergence of bureaucracy? So this is also given by Weber only. So one is industrialization, capitalism, democratization and money economy. ये चार चीजें हैं जिसकी वजह से पॉसिबिलिटी बन पाई। अब इसके को लेके आर के मर्टन की एक स्टेटमेंट है, adherence to rules results in displacement of goals। अगर आप बहुत ज्यादा रूल ओरिएंटेड हो गए तो गोल ओरिएंटेड नहीं हो सकते। Whereby instrumental value becomes a terminal end। कहने का मतलब जो काम करने के लिए मीन्स दिए गए थे वही अपने आप में एंड बन जाते। This develops into ritualism, formalism and rigidity and produces dysfunctional consequences. That's basically saying rigid rules lead to trained incapacity in public administration। तो बहुत ज्यादा रूल ओरिएंटेड ब्यूरोक्रेसी जो है वो कुछ खास काम नहीं कर पाती। उसके लिए जो मीन्स हैं, जो प्रोसेस है, जो रूल्स हैं, वही अपने आप में एक एंड बन के रह जाते हैं, और जो एक्चुअल गोल था ह्यूमन वेलबींग वो दूर रह जाता है। ठीक है, अब थ्योरीज ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन को बेसिकली यहाँ पे लेआउट किया गया है। पहले थी क्लासिकल, तो क्लासिकल में तीन मेजर स्ट्रैंड्स हैं, साइंटिफिक मैनेजमेंट, एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट एंड ब्यूरोक्रेसी। साइंटिफिक मैनेजमेंट में आपने टाउनी, टेलर, गिलबर्ट, मेटकैल्फ, इन सब का नाम सुना। एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट में फ्योल, गलेक एंड अर्विक है। ब्यूरोक्रेसी में वेबर है। इसके बाद सोशियो साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स आ जाते हैं, तो वहाँ पे बिहेवियरल और ह्यूमन रिलेशन थ्योरिस्ट हैं, जैसे कि चेस्टर बर्नार्ड है, एल्टन मेयो है ह्यूमन रिलेशंस के लिए, हर्बर्ट साइमन है, और इन दोनों के बीच में मैरी पार्कर फोले है, जो कि टेम्पोरली तो क्लासिकल में है लेकिन अपनी थ्योरी के बेसिस पे सोशियो साइकोलॉजिकल में उसके आएंगे। कंटेम्प्रेरी जो एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरीज हैं, दे आर सिचुएशनल एंड कंटिजेंसी थ्योरीज। इसमें कुछ भी फिक्स नहीं है, इसमें हर चीज समय सिचुएशन के हिसाब से बदलती रहती है। नाउ वेबर, फॉर द नीड्स ऑफ mass administration today, it is the bureaucracy which is completely indispensable. The choice is only that between bureaucracy and dilettantism, that means basically fine arts or amusement in the field of administration. तो वेबर ये बेसिकली सिग्निफिकेंस ऑफ ब्यूरोक्रेसी को असर्ट करने के लिए ये बात कहता है कि ब्यूरोक्रेसी के अलावा एक्चुअल में कोई सोल्यूशन है नहीं। ठीक है, नाउ वॉरेन बेनिस एंड द ब्यूरोक्रेसी ऑफ वेबेरियन टाइप्स। इट्स बेसिकली अ कमेंट्री by Warren Bennis. It says bureaucracy is likely to go out of use in wake of the new systems, and the vacuum created will be filled by temporary systems. He's more in case of adhocracy. कहता टेम्परेरली आप एक स्ट्रक्चर बनाया करोगे, उससे काम लिया, खत्म कर दिया, फिर नया काम है तो नया स्ट्रक्चर आएगा, फिर वो काम करेगा, फिर वो खत्म हो जाएगा, लाइक दिस। So he's more for adhocracy than bureaucracy. Bureaucracy does not adequately allow for personal growth and development of mature personalities. It develops conformity and promotes groupthink. Groupthink मतलब जब let's say आप बॉस के साथ बैठ के कुछ चीजें डिस्कस कर रहे हो, तो जो बॉस ने बोल दिया सब उसी लाइन पे चलना शुरू हो जाता है। इंडिविजुअल इनोवेशन कोई कमी देता है। Its systems of authority and control are hopelessly outdated. Bureaucracy does not take into account the informal aspect of organization. It suffers from distorted communication, non-assimilation of information technology, and non-utilization of human resources.
ये ब्यूरोक्रेसी को कभी क्रिटिसाइज करना हो तो तब ये वाले वॉरेन बेनिस के पॉइंट्स दिए जा सकते हैं। इसके अलावा कुछ चैलेंजेस हैं जो वेबेरियन ब्यूरोक्रेसी को झेलने पड़ते हैं, वो क्या है, लेट्स सी। अकॉर्डिंग टू रॉकमैन, लिमिटेड एंड फिक्स्ड जुरिस्डिक्शन कैन मीन टनल विजन। जब मैं एक ब्यूरोक्रेट के लिए या एक ऑफिसर के लिए ये बोलूं कि तुम्हें बस यही काम करना है, तो उसका विजन रिस्ट्रिक्ट हो जाएगा। हिरार्की कैन मीन सर्वाइल बिहेवियर। जब मेरे को अपने सुपीरियर के हिसाब से ही काम करना हो तो आई विल बी लाइक अ सर्वेंट, सर्वाइल बिहेवियर। एज वेल एज कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन डिस्टॉर्शन। तो मुझे डरते डरते ही कुछ कुछ ही उसको मैं बताऊंगा, सारी चीजें मैं बताऊंगा भी, कुछ चीजें मैं अपने तक ही सीमित रखूंगा। दैट इज अ पार्ट ऑफ सर्वाइल बिहेवियर। तो ये कोई बहुत अच्छी एडमिनिस्ट्रेशन आगे जाके नहीं बनेगी। Knowledge of files can mean routinization and living by the book. Basically, जो ये limited and fixed jurisdiction, hierarchy, knowledge of files, ये एक तरह से characteristics हैं जो वेबर ने दी ब्यूरोक्रेसी, है ना, institutional characteristics। उन्हीं को थोड़ा सा बदल के ये रॉकमैन बता रहा है। लेकिन वो कहते हैं कि ये characteristics actually negative impacts create करती हैं, ये कोई positive characteristics नहीं है। रॉकमैन ये कहना चाह रहा है, ठीक है। The day-to-day administration is not merely guided by rationality, but myriad of influences. That means a lot of different influences. Post-Weberian view has emphasized on decentralization and bottom-up approach. Contemporary view seeks administration to be responsive, responsible, accountable, transparent, result-oriented, and service-oriented. The Weberian model does not take into account the individual behavioral aspects of people within the system and therefore suffers from dysfunctional consequences. उन्होंने ये सोच के किसी को जॉब दे दिया कि भाई ये बहुत जैसा रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं वैसे ही काम करेगा, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है 100% ऐसा हो। हर बंदे का बिहेवियर डिफरेंट हो सकता है। Then there is another criticism of Weber. He says Weberian model is mechanistic as it stresses upon the division of work, hierarchy, role specificity and vertical communication. तो एक मशीन की तरह आपसे अपेक्षा की जाती है कि आप काम करेंगे, लेकिन ऐसा एक्चुअल में है या नहीं, वी डोंट नो। Then Weberian model has been criticized by exchange theories, group theories, value theories, and situational theories. Don't worry, you'll learn these theories, but आपको नाम लिखने के लिए इतना काफी है। आंसर राइटिंग के लिए this much will suffice for you. अगर आप इतना भी लिख देंगे कि इनका क्रिटिसिज्म कैसे किया गया, और बाद में बेसिकली बात ऊपर जो मैंने अभी पॉइंट्स बताए हैं उतना ही है, ठीक है। Then Victor Thompson. Victor Thompson has summed up the negativities of bureaucracy in one term, that is bureaupathologies. Okay. Alvin Goldner, so bureaucratic techniques produce their own restrictions via organizational rules and codified behavior. इसी तरह से मार्टिन एल्ब्रो की एक बुक है ब्यूरोक्रेसी, उसमें वो क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू वेबर, फॉलोइंग फैक्टर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द राइज ऑफ ब्यूरोक्रेसी: money, economy, capitalism, democratic institution, emergence of complex administrative problems, development of modern means of communication, growth of rationalism, and growth of population. Okay. So essentially, what all is responsible for growth of bureaucracy में या rise of bureaucracy में आप यहाँ पे 7 पॉइंट्स लिख सकते हो। जनरली बुक्स में 4 ही पॉइंट्स दिए होते हैं जो हमने ऊपर भी पढ़े, तो मार्टिन एल्ब्रो की बुक में 7 पॉइंट्स दिए, तो वो आप मेंशन कर सकते हैं। Then there is Robert Prestes. He says the Weberian model is a product of alien culture. कहने का मतलब उसको किसी कल्चरल पर्सपेक्टिव या कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से नहीं बनाया गया है, बस बना दिया आइडियल टाइप। Not suitable for transplantation in developing countries or societies. It is more suitable for routine or repetitive work. जहाँ पे डेवलपिंग कंट्रीज हैं, हर चीज बदलती रहती है, उसमें ज्यादा अच्छा नहीं है, बहुत बढ़िया से नहीं चलेगा। That's what is said about the Weberian model. See if I can zoom this in. Not very suitably visible. ऐसे ही। Okay. Next, public choice theories. So they deal with the possibility of the institutional pluralism in provision of goods and services. Public choice theory ना basically आप आगे जाके पढ़ेंगे तो इस चीज की बात करता है कि हर कोई इतना भी दूध का धुला नहीं है, चाहे वो पॉलिटिशियन है चाहे वो एडमिनिस्ट्रेटर है।
तो इसलिए उनके ऊपर आंख बंद करके विश्वास नहीं करना चाहिए, ठीक है। एसेंशियली ए पॉलिटिशियन इज अ वोट मैक्सिमाइजर, a bureaucrat can be a budget maximizer, and for that matter every bureaucrat can be a utility maximizer. जो भी उसको ऑफिशियल पावर या कुछ दिया गया है वो अपने फायदे के लिए उसको ज्यादा इस्तेमाल करेगा, पब्लिक इंटरेस्ट के लिए कम करेगा। इसीलिए इसका सोल्यूशन उन्होंने ये दिया कि दे शुड बी इंस्टीट्यूशनल प्लूरलिज्म विद ओवरलैपिंग जुरिस्डिक्शन। कहने का मतलब एक ही तरह की गुड्स एंड सर्विसेज देने के लिए एक से ज्यादा इंस्टीट्यूशंस होने चाहिए। So within this, Vincent Ostrom lays emphasis on the concept of democratic administration and questions the self-aggrandizing nature of Weberian bureaucracy. Public choice theory demands downsizing and describes bureaucrats as utility maximizers, catering to their own self-interest. So that's another criticism of Weberian bureaucracy. Then Harry Braverman and Frederick Winslow Taylor, ये क्या बोलते हैं? Braverman, in his book Labor and Monopoly, Capital, 1974, argued that an analysis of Taylor's work enables us to distinguish three general principles of scientific management. ये scientific management के ऊपर add-on है, क्या है? The principle of dissociation of labor process from the skill of the workers. पहले तो ये पता चलता है, बेसिकली ये क्रिटिसिज्म है टेलर का, तो बोलते हैं कि जो काम एक वर्कर कर सकता है, जो उसकी स्किल है, और जो लेबर प्रोसेस है, इन दोनों को अलग अलग कर दो, दिमाग अलग कर दो और काम जो है वो अलग कर दो। जैसे में मेक्स लेबर प्रोसेस डिपेंडेंट अपॉन मैनेजरियल प्रैक्टिसेस। जैसा मैनेजर बोले बस वो करना है, आपने अपना दिमाग नहीं लड़ाना, अपनी स्किल्स नहीं दिखानी। द प्रिंसिपल ऑफ सेपरेशन ऑफ कंसेप्शन फ्रॉम एन एग्जीक्यूशन, to separate mind from the hand, resulting in the alienation of labor from the labor process. Then there is a principle of use of monopoly over knowledge to control each step of labor process and its mode of execution. तो जो यशदीप ने क्वेश्चन पूछा था, एनालिसिस वर्सेस एक्शन, तो वो यही है उसका आंसर 150 वर्ड्स में अगर लिखना होता। ठीक है यशदीप? Yes, sir. Okay. Then there is Peter Drucker. He says, organization becomes a piece of poor engineering judged by the standards of human relations as well as those of productive efficiency and output. तो अगर मैं क्लासिकल थ्योरी के हिसाब से जाता हूँ तब भी ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी ठीक से नहीं बनती, और अगर मैं ह्यूमन रिलेशन के हिसाब से जब देखता हूँ तब भी ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी परफेक्ट नहीं बनती। पीटर ड्रकर आजकल के कंटेम्प्रेरी एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरिस्ट रहे हैं, तो इनका ऑब्जर्वेशन इन दोनों को लेके ही पार्शल्स आया, वो नहीं, बात नहीं बनी दोनों से, कुछ और चाहिए, बिकॉज ही बिलोंग्स टू सोशियो साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट, दैट इज द नेक्स्ट जनरेशन। नाउ व्हाट इज द रेलेवेंस ऑफ मैक्स वेबर्स ब्यूरोक्रेसी? तो जो मैंने ये लिखा हुआ है ना, MPA 12 पेज नंबर 82, ये बेसिकली मास्टर्स पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की बुक है, इग्नू की, उसका ये यूनिट नंबर है 12 एंड पेज नंबर 82। MPA 06, MPA 12, इस तरह से अलग अलग बुक्स आती हैं इनकी, बुक में से ये पेज नंबर 82 में से ये लिया गया है, ठीक है। डोंट बॉदर, जस्ट फोकस ऑन व्हाट इज देयर। सो नो अल्टरनेटिव मॉडल अवेलेबल येट, पहली बात। आज भी हम वेबेरियन ब्यूरोक्रेसी भी यूज कर रहे हैं। Highly useful for managing large organizations. His ideas of selection on merit basis, written documents, hierarchy, etc. can be seen in any administration of present day. हर जगह यही चल रहा है। The monocratic bureaucracy proposed by Weber is superior to all the other forms of organizations and it can only be reformed, not replaced. हम administrative reforms की बात करते हैं, हम administrative replacement की बात आज भी नहीं करते। Even in the present context of liberalism and privatization, which emphasize on the minimalist state, we will say minimum government, maximum governance, bureaucracy is necessary to perform some functions of state. कुछ ना कुछ करने के लिए तो ब्यूरोक्रेसी चाहिए, चाहे वो जितने कम functions of state हम बना लें। गवर्नमेंट को कितना भी मिनिमाइज कर लीजिए, गवर्नेंस को मैक्सिमाइज करने के लिए ब्यूरोक्रेसी तो चाहिए ही, ठीक है। So that is Weber. Then the last theorist to consider is Mary Parker Follett. Elton Mayo भी है अभी, उस पर भी आएंगे, don't worry. So Mary Parker Follett के 4 फाउंडेशनल आइडियाज हैं। पहला है डॉक्ट्रिन ऑफ इंटरपेनिट्रेशन ऑफ वैल्यूज,
दूसरा है एसोसिएशनल व्यू, तीसरा है प्रिंसिपल ऑफ कोएक्शन और चौथा है पार्टिसिपेटिव डेमोक्रेसी। इन फाउंडेशनल आइडियाज के बेसिस पे वो अपनी ऑर्गेनाइजेशनल मैनेजमेंट थ्योरी देती हैं। विद इन हर ऑर्गेनाइजेशनल मैनेजमेंट थ्योरी वो कहती है कि कुछ पर्टिकुलर फिनोमिना हैं जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर चलते हैं। पहला तो कॉन्फ्लिक्ट, दूसरा लीडरशिप, तीसरा ऑर्डर, चौथा पावर एंड अथॉरिटी और पांचवा रिस्पॉन्सिबिलिटी। इन 5 चीजों के बारे में वो बात करती है अपनी पूरी थ्योरी के अंदर। कॉन्फ्लिक्ट के बारे में उन्होंने 3 विकल्प दिए कि इसको डोमिनेशन, कॉम्प्रोमाइज या इंटीग्रेशन, 3 से हल किया जा सकता है, जिसमें से इंटीग्रेशन वो बेस्ट बताते हैं। लीडरशिप में उन्होंने कहा कि लीडरशिप बाय पोजीशन हो सकती है, बाय पर्सनालिटी हो सकती है, जिसमें से लीडरशिप बाय फंक्शन उन्होंने बेस्ट बताया। ऑर्डर के बारे में उन्होंने कहा कि इट नीड्स टू बी डीपर्सनलाइज्ड, ऐसा लगना चाहिए कि सिचुएशन में से ही ऑर्डर आ रहा है, किसी एक पर्सन से नहीं आ रहा है, तब जाके उसकी कमांड, उसकी इम्प्लीमेंटेशन बेटर होगी। पावर और अथॉरिटी के बारे में उन्होंने ये कहा कि बेसिकली अथॉरिटी इज वेस्टेड पावर एंड अथॉरिटी शुड बी फंक्शनल, प्लूरलिस्टिक एंड क्यूमुलेटिव। अपने आप में अथॉरिटी एक्सरसाइज नहीं की जा सकती, अथॉरिटी सबके साथ मिलके ही एक्सरसाइज की जा सकती है। It cannot be delegated and stays and lies with the job. There can be delegation of responsibility but not authority. That's what Follett thinks. Responsibility में भी वो कहते हैं कि हाँ जी सर, इसमें ना मुझे कंफ्यूजन रहती है इंटीग्रेशन और कॉम्प्रोमाइज में। लाइक इंटीग्रेशन में, जी सर, डोमिनेशन में क्या होता है ना कि लेट्स से देयर इज अ सुपीरियर अथॉरिटी एंड देन इट विल कमांड द इंफीरियर अथॉरिटी और सबऑर्डिनेट अथॉरिटी कि तुम ये काम करो, दैट इज डोमिनेशन। तुम बॉस को इन्वॉल्व कर लिया, आपस में कोई मतभेद था तो बॉस ने कहा इस तरह से करो, तो डोमिनेशन के थ्रू हल तो हो गया कॉन्फ्लिक्ट का, लेकिन वो कोई टेम्परेरी हल है, आगे जाके फिर दोबारा से उसको हल करना पड़ सकता है क्योंकि मेन कॉन्फ्लिक्ट अभी भी वही रहा, आपने उसको रिजॉल्व नहीं किया, सप्रेस कर दिया। कॉम्प्रोमाइज में देयर इज अ 50-50 काइंड ऑफ अ सॉल्यूशन, देयर आर नो कंप्लीट विनर्स इन अ कॉम्प्रोमाइज, so at least 50% problem still remains, and the next opportunity that compromised solution will fail, and then the problem will re-emerge or the conflict will re-emerge. So both domination and compromise make the organization more conflict ridden than resolving the conflict. ये उन्होंने कहा। इंटीग्रेशन के बारे में वो क्या कहते हैं? She says it is the synthesis of different ideas based upon principle of evocation. That means रिस्पॉन्स लेना, लोगों से बोल के पूछना, हाँ बताओ कैसे बढ़िया कर सकते हैं, दैट इज प्रिंसिपल ऑफ एवोकेशन, लीडिंग टू मर्जिंग ऑफ डिफरेंट एंटिटीज व्हाइल स्टिल रिटेनिंग देयर ओरिजिनल कैरेक्टर, जिससे एक ऐसा सोल्यूशन निकल के आता है जो सबके लिए ही ठीक है और किसी को भी ऐसा नहीं लगता कि मेरी बात नहीं मानेगी या मैं जो मैंने कहा वो सोल्यूशन का पार्ट नहीं बना, ऐसा नहीं लगेगा। तो दैट इज इंटीग्रेशन। और वो साथ में ये भी बोलते हैं कि इंटीग्रेशन अपने आप में अचीव करना बहुत मुश्किल है, इजी नहीं। एक पार्ट रह गया था, कॉम्प्रोमाइज में भी तो हम यही कर रहे हैं ना, थोड़ा थोड़ा। कॉम्प्रोमाइज में That सोल्यूशन नहीं आता। कॉम्प्रोमाइज में वन पार्टी विल फील partial victory and the other party will feel partial abuse. No party will have a win-win kind of a situation. It is like a win-lose kind of a situation. Integration is a win-win situation for both. जिनमें भी कॉन्फ्लिक्ट था वो यहाँ पे पहुंचेंगे। okay sir. ठीक है, compromise like a win-lose kind of a situation. 50 win, 50 lose. It is a 100% win-win in case of integration. अच्छा, अब लीडरशिप बाय फंक्शन ये क्या है? इट कैन बी एस्टैब्लिश्ड बाय द प्रिंसिपल ऑफ सर्कुलर रिस्पॉन्स whereby collective discussion and participative approach will compensate the knowledge deficit of the superior. ये सब आपने पढ़ रखा है। कोऑर्डिनेशन के लिए उन्होंने 4 प्रिंसिपल्स दिए। रिस्पॉन्सिबिलिटी के बाद जो 6वां एस्पेक्ट है जिस पे उन्होंने बात की, दैट इज कोऑर्डिनेशन। तो कोऑर्डिनेशन करने के लिए उन्होंने कहा थ्रू डायरेक्ट कॉन्टैक्ट एट एन अर्ली स्टेज एज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस एंड एज अ रेसिप्रोकल रिलेशनशिप, आपको कोऑर्डिनेशन करनी है। प्रोफेशनल मैनेजमेंट के लिए उन्होंने कहा साइंटिफिक ओरिएंटेशन चाहिए, सर्विस मोटिव चाहिए। 7 चीजों के बारे में ओवरऑल मेरी पार्कर फोले ने अपनी थ्योरी में बात की जो हमें पढ़नी है। नाउ जनरली द क्वेश्चन दैट इज आस्क्ड अबाउट फोले इज दैट शी वाज अहेड ऑफ हर टाइम, तो उसको लेके क्या कहना है?
So it is regarded as a, Mary Parker Foley is regarded as a bridge between classical approach and the behavioral human relations approach to the organization. She viewed organization as a social system and administration as a social process. She highlighted for the first time the sociological and psychological dimensions of administration and management. Chronologically, she belonged to the classical era, but philosophically, or at the level of idea, to the social man era, okay? Or human relations era, or socio-psychological era. So this is what you have to say. Okay? Then इसके बारे में दूसरों का व्यू क्या है? Arvik and Metcalfe have observed that her conceptions were in advance of her time. यही क्वेश्चन आता बार बार. The giving of orders, तो उसको लेके 4 steps उन्होंने जो बताया, 4 steps in giving orders: a conscious attitude, a responsible attitude, an experimental attitude, and a result attitude. ये 4 चीजें होनी चाहिए. Now, habit patterns, mental attitudes, time, place, and circumstances are important variables governing both giving and receiving of orders. ये फोले की थ्योरी का पार्ट है. जब वो बोलते हैं ना, order must flow from the situation, not from the person. So Follett says, my solution is to depersonalize giving of orders, to unite all concerned in a study of the situation, to discover the law of situation and then obey it. वक्त के हिसाब से क्या सही है उसके तरफ चला जाए. So though Follett's depersonalization of orders not different from the mechanistic approach of classical theorists, she differed from them by highlighting the human dimension of administration. To resolve the paradox, Follett talked of, what is this? Representativeness, or basically you should have repersonalization of order. Things should be coming from the heart. Okay. तो ये फोले के बुक में से एक्सट्रैक्ट है. तो आपको कभी भी depersonalization of order के ऊपर क्वेश्चन आए तो then you can use this. Then planning and coordination. Now Follett felt that central planning imposed from the national level over the local level is doomed for failure due to lack of coordination. जैसे हमारे यहाँ पे 5-year plans के साथ हुआ और planning commission के साथ हुआ. That is harmonious ordering of parts. Similarly, Planning Commission believes in indicative planning and augments the role of District Planning Committee. So basically दो तरह की planning होती है. एक होती है imperative planning और एक होती है indicative planning. Imperative planning के अंदर, जो कि 1990s तक हमारे Planning Commission में होता था, उसमें clear guidelines, standards, workouts दिए जाते थे कि आपको यही करना है. अब ग्राउंड लेवल पे उसकी फिजिबिलिटी है या नहीं मालूम नहीं. इंडिकेटिव प्लानिंग में एक विजन दे दिया जाता है और फिर आप उसके विजन को जितना हो सके अचीव करने की कोशिश करते हैं. आज नीति आयोग भी जो जिस तरह की प्लानिंग देता है वो इंडिकेटिव प्लानिंग. देन अनदर स्टेटमेंट बाय फोले, शी सेज, डेमोक्रेसी इज बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ कोएक्शन और पार्टिसिपेटिव एक्शन. द करंट नोशन ऑफ डेमोक्रेसी इज बैलेट बॉक्स डेमोक्रेसी. In representative democracy, liberty vanishes into the ballot box 2 seconds after which people consume others' politics. कहने का मतलब, आजकल की पॉलिटिक्स ऐसी हो गई है कि जब आप वोट डाल के बाहर आ जाते हैं तो उसके 2 सेकंड बाद आप लोक राज नहीं हो रहा, फिर पॉलिटिशियंस का राज चल रहा है, फिर आप उनके हिसाब से काम चल रहा है. Overall, a participative democracy can bring about a more symbiotic relationship between the individual and state. So Foley का एक observation state के ऊपर भी है. Then there is Elton Mayo. Elton Mayo is basically known as human relation theorist, and this is the only one that is in your syllabus. So he says man, being a social animal, likes to remain in a group. Gregarious बोलता हो. Social animal के लिए जो vocabulary उसने use की, that is gregarious. And a group operates through systematic ordering of social relationships, which is traditionally brought about by the values of religion, customs, conventions, etc. ये सबसे important इसकी vocabulary का part है, systematic ordering of social relationships. Now, displacement of traditional values lead to disorganization. आमतौर पे जैसे जैसे modernization आ रहा है, traditional values पीछे छूटती जा रही हैं.
विच कैन बी एड्रेस्ड बाय एन अडेप्टिव सोसाइटी। तो उसका सोल्यूशन क्या है इस वैक्यूम से डील करने के लिए? एक अडेप्टिव सोसाइटी। ये अडेप्टिव सोसाइटी कैसी होगी? जिसमें स्टेट का रोल बहुत लिमिटेड रहेगा, जो पेरिफेरल ऑर्गेनाइजेशंस हैं जैसे कि मार्केट, सिविल सोसाइटी, मीडिया, ये कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी शेयर करेंगे, और एजुकेशन और एडमिनिस्ट्रेशन में जो लोग होंगे वो सबको रूल करेंगे, एजुकेटिव एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एलीट। So Mayo looked upon industrial organization as a psychological system with primary emphasis on human resources, their behavior and welfare, needs and satisfaction, interaction and cooperation. इन सब चीजों के ऊपर वो कहता है कि इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशन बेस्ड होती है, ना कि सिर्फ सिंपली हिरार्की, स्ट्रक्चर, लाइन, स्टाफ, मैन, मशीन और मेथड। ये नहीं है, क्लासिकल से ये थोड़ा सा ह्यूमन एस्पेक्ट के ऊपर आ रहा है। He focused his attention on the behavior of the workers and their production capacity, keeping in view of the physical, economic, and psychological aspects. He called it a clinical approach. इस ऑब्जर्वेशन को वो क्या बोलता है? क्लिनिकल अप्रोच बोलता है। हालांकि ये क्लिनिकल है या नहीं पता नहीं, आमतौर पे ह्यूमन रिलेशन थ्योरिस्ट को क्लिनिकल मेथड भी बोलता है। जॉर्ज एल्टन मेयो is considered as one of the pioneers of human relation approach to organization. His main hypothesis is that the relation between the employers and the employee should be humanistic, not mechanistic. आपको नहीं लगता ये कुछ कुछ मेंटल रेवोल्यूशन जैसा ही है? क्या टेलर जब मेंटल रेवोल्यूशन में बात करता है तो इसी सेंस में तो कर रहा है? यस सर। यस वो सर, एम्प्लॉयर एम्प्लॉइज, एम्प्लॉयर और एम्प्लॉई दोनों के इंटरेस्ट की बात कर रहा है ना जब मेंटल रेवोल्यूशन की बात कर रहा था। ओके, ही रिजेक्टेड द क्लासिकल फिजिकल एंड इंजीनियरिंग अप्रोच। कहने को रिजेक्ट कर रहे हैं, देखो जितने भी नए थ्योरिस्ट आएंगे ना बोलेंगे पुराना बेकार था, मैं बेटर बता रहा हूँ, ठीक है। बट एसेंशियली जो बेडरॉक क्लासिकल थ्योरिस्ट एस्टैब्लिश कर गए चल वही रहा है, बस उसके ऊपर इम्प्रोवाइजेशन की जा रही है, उसमें डायमेंशंस ऐड की जा रही है। ये याद रखना है। कभी भी टेलर को 100% गलत नहीं बोलना, कभी भी वेबर को 100% गलत नहीं बोलना आंसर राइटिंग में। जो उन्होंने कहा वो सिग्निफिकेंट है, वो आज भी रेलेवेंट है। इट इज जस्ट दैट हम उसी थ्योरी को थोड़ा बहुत एलैबोरेट या इम्प्रोवाइज कर रहे हैं। अब इसके एक्सपेरिमेंट्स थे वो आपने पढ़ लिए, फिलाडेल्फिया टेक्सटाइल मिल, हॉथॉर्न स्टडीज, रिजल्ट्स, हर एक के अंदर जो भी था। सो यू हैव ऑलरेडी गॉन थ्रू द एक्सपेरिमेंट्स। एसेंशियल्स क्या हैं? ही सेज द वर्कर्स आर बेसिकली सोशल बीइंग्स and work being a group activity is controlled more by informal organizations within the group rather than voluntaristic or individually. The need for recognition, security, and sense of belonging is more important in determining a worker's morale and productivity than the physical ability. Physically आप कुछ भी हो, लेकिन जब तक एक sense of belongingness to the group नहीं आ जाती तब तक आप ढंग से काम नहीं करते। Non-economic factors are significant determinants of workers' motivation and the level of job satisfaction. सिर्फ पैसे से बात नहीं बनती, बाकी चीजें भी चाहिए। Most effective style of supervision is created when the managers consult the work groups and their informal leaders before changing the work schedule. कहने का मतलब informal aspect of organization को ढंग से यूज करना जरूरी है। This was subsequently termed as participative management. It prevents alienation of workers and helps to win their acceptance of organizational goals. तो ये उसका सिग्निफिकेंस या रेलेवेंस ऑफ ह्यूमन रिलेशन थ्योरी है। नाउ टेलरिज्म एंड ह्यूमन रिलेशन थ्योरी, जैसे कि मैंने कहा कि टेलर की याद नहीं आ रही जब ये ऐसी बातें कर रहा था। सो विलियम स्कॉट का ये कहना है, द कंडीशंस एग्जिस्टिंग इन द प्री 20th century अमेरिका caused an ethic of individualism to make sense for management. Equally, the changing conditions of 20th century America created a climate in which social ethic has progressively enlarged its role. ये कहता है कि 20th century से पहले इंडिविजुअल के ऊपर फोकस करना मैनेजमेंट के लिए ज्यादा सेंसिबल था, क्योंकि उसी तरह की ऑर्गेनाइजेशन थी, उसी तरह की इंडस्ट्री थी, उसी तरह का काम था। स्टील बना रहे हैं, सीमेंट बना रहे हैं, उस तरह का काम था। लेकिन 20th century अमेरिका मतलब पोस्ट जो अब चल रहा है, उसमें सोशल एथिक जो है वो अपने आप में ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है। अब हम ये नहीं देखते कि व्हाट इज सोशली डिजायर, व्हाट इज इंडिविजुअली डिजायरेबल। अब हम इस चीज के ऊपर ज्यादा फोकस्ड हैं, व्हाट इज सोशली डिजायरेबल। वो ज्यादा इनलार्ज्ड हो गए, ये इस चीज को वो रिकॉग्नाइज कर रहा है।
यही थ्योरी में भी नजर आती है। Thus, both Taylorism and human relations schools were a response to the changing needs and problems of the industrial society, albeit with a different theoretical framework. तो जिस पर्टिकुलर इन्वायरमेंट के अंदर ये थ्योरीज दी गई, जिस बैकग्राउंड के अंदर ये थ्योरीज दी गई, ये बेसिकली उसको जस्टिफाई करने के लिए बनाई गई। अब ये मत सोचिए कि टेलरिज्म बेकार है या ह्यूमन रिलेशन थ्योरी बेकार है, नहीं। हर थ्योरी या हर एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट सॉल्यूशन एक प्रॉब्लम को एड्रेस कर रहा है जो उसके टाइम की प्रॉब्लम है, उसके कॉन्टेक्स्ट की प्रॉब्लम है, उसकी सिचुएशन की प्रॉब्लम या उस टाइम के इंडस्ट्रियल सोसाइटी की प्रॉब्लम। ठीक है, सो दैट्स बेसिकली टॉकिंग और ट्राइंग टू मेक सम सेंस ऑफ इट कि ये अलग अलग क्यों बात करते हैं। What is the impact of Elton Mayo? So Bertram Goss says, Mayo made an attempt to understand the problem of the workers from an angle different from that of traditional approach of the scientific management era. So it's a new angle here. Mayo's finding profoundly changed the nature of organization theory. His most important finding is to identifying the roots of work satisfaction as non-economic and to connect it with the interest taken in a worker's performance. Hawthorne studies recognized human beings as social entities and an influential input into organizational performance and efficiency. An important discovery was the concept of proper management worker communication, especially between the lower rungs of organization and higher levels, and communication with the leaders of the informal group. ये कुछ उसकी सिग्निफिकेंस है। क्रिटिसिज्म में जब कभी लिखना हो तो क्या लिखेंगे? तो ह्यूमन रिलेशन थ्योरिस्ट को बोलते हैं काओ सोशियोलॉजिस्ट्स। क्यों? कि जिन लोगों के ऊपर ये एक्सपेरिमेंट्स कर रहे थे उनको पता था कि वो एक्सपेरिमेंट का पार्ट है। तो दे आर प्री ऑक्यूपाइड विद एफिशिएंसी जस्ट लाइक क्लासिकल थ्योरिस्ट। इनको भी मेन चीज जो चाहिए वो एफिशिएंसी चाहिए। They did not understand the role of unions in a free society, and scholars like Lauren Beritz and other criticize Maoist as anti-union and pro-management. Ultimately, काम ये भी क्या करवाना चाहते हैं? लेबर से ज्यादा काम कराएं मैनेजमेंट के बेनिफिट के लिए। Marxist-oriented writers, Karl Marx वाले, have branded the Hawthorne researchers as cow sociologists. They considered that a conflict and tension-free organizational structures or situations are utopian. ये तो हमेशा होंगे ही। कोई इतना भी गऊ नहीं है कि बहुत अच्छे से आपकी पीसफुली बात मान लेगा और काम करता रहेगा। One-sided emphasis on informal relations and harmony did not attempt to synthesize formal and informal aspects of organization. Peter Drucker says, human relation also criticized कर रहा है, for the lack of awareness of economic dimension, they neglected the nature of work and focused mostly upon interpersonal relations. Social के अंदर ही उलझ के रह गए, बाकी कोई चीजें देखी ही नहीं। Carey says, Hawthorne experiments were methodologically flawed as they used small groups of cooperative girls to make sweeping generalizations and are therefore unscientific. कहने का मतलब इनका जो empirical data है जिसके ऊपर ये facts को base कर रहे हैं, जिसके ऊपर generalization कर रहे हैं, वो बहुत छोटा है। ठीक है? So that's it. जो आज तक बेसिकली क्वेश्चंस आए हैं यूपीएससी के अंदर इन पर्टिकुलर थ्योरिस्ट में, उनमें ये वाले पॉइंट्स अपने आप में बहुत सफिशिएंट हैं उनके आंसर्स लिखने के लिए। नाउ माय सजेशन टू यू विल बी कि जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, जैसे न्यू विशाल की पब्लिकेशन आती है, मैंने बताया, तो उसमें से आप इनको आंसर्स लिखने की कोशिश करो, वो आपके लिए ज्यादा बेनिफिशियल होंगे। ट्राई टू राइट देम एंड गेट देम चेक्ड एंड देन आई कैन गिव यू बेटर इनपुट्स कि आपने उसको ठीक लिखा है नहीं, आप उसको कैसे बेटर कर सकते हो इंडिविजुअल लेवल में। ठीक है, पढ़ने के लिए इसमें इससे ज्यादा कुछ नहीं है। क्लास नोट्स आपने पढ़ लिए, जो एड ऑन किए जा सकते थे, जो एक तरह से अपने आंसर को ऊपर उठाएगा बाकियों के आंसर से, वो इतना सही है। पेपर में इतना भी कैरी कर लें तो बहुत है, क्योंकि 150 या 250 वर्ड तक लिमिटेशन है, उसी में हमने आंसर लिखना। So that will be sufficient. Try and now write the answers and get them checked. Okay, so that's it for today.